हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन में। मेरा नाम है कौशल कुमार और आप सभी को पता है ये चल रही है हिस्ट्री की इस फ्रीज। तो दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास में आज हम आपको स्टार्ट कराने वाले हैं प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण राजवंश। तो इससे पहले हम आपको प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण राजवंशों के बारे में कुछ बताएं। आपको इसके लिए आवश्यक है कि आप सबसे पहले इनका एक स्ट्रक्चर देख लें कि कैसे कैसे हमको इन राजवंशों को पढ़ना है, क्योंकि जैसे जैसे आप इनका स्ट्रक्चर देख लोगे तो उसके बाद आपको सहूलियत होगी इन पूरे के पूरे राजवंशों को समझने में। तो आपको ये पता रहेगा कि हमको प्राचीन भारत में यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे के पूरे राजवंश और जितने भी हमारे जो साम्राज्य रहे हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो इनके बारे में ये हमारा क्या है, एक संक्षिप्त थोड़ी सी जानकारी हम दे रहे हैं संक्षिप्त में। तो संक्षिप्त जानकारी के बाद आपको एक एक करके हम राजवंश लेके आएंगे और वो पूरे के पूरे राजवंशों को हम कवर कराएंगे और उनसे संबंधित जितने भी सवाल पीटी या फिर मेंस में जो सवाल बनके पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हम फिर से चर्चाएं करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं। आपको याद होगा हमने बताया था कि प्राचीन भारत के बाद मतलब जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था तो सिंधु घाटी सभ्यता में पहली बार नगरीय सभ्यता का विकास हमने देखा था। उसके बाद हमने पढ़ा वैदिक काल, लेकिन ये वैदिक काल जो था ये ग्रामीण सभ्यता थी। और उसके बाद जब सेकंड टाइम, जी हाँ आपको पता होगा कि जब आपका सेकंड टाइम हमारी नगरों का विकास हुआ सेकंड टाइम में, तो वो जो नगर थे उनको महाजनपद कहा गया। और आप सभी को पता है हमारे कितने महाजनपद से 16 महाजनपद थे। और इन 16 महाजनपदों के अंदर भी जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो था आपका मगध। इसी मगध के साम्राज्य की कहानी स्टार्ट होती है, क्योंकि ये मगध सारे के सारे जितने भी हमारे 16 महाजनपद हैं उनको नियंत्रण में करेगा। आप एक बार ऐसे मान के चलिए कि जितना भी हमारा भारत है उसको उस समय पे 16 महाजनपद के अंतर्गत बांटा गया था। अगर हम देखें तो सबसे पहले ये जो हमारा मगध हमारा साम्राज्य है, इसके ऊपर हर्यक वंश का शासन होता है, जो कि 544 से लेके 412 बीसी तक यानी कि ईसा पूर्व तक हमारा माना जाता है। इसमें हमारे जो इस हर्यक वंश के संस्थापक माने जाते हैं वो बिंबिसार थे। और बिंबिसार के बाद इनके पुत्र आएंगे अजातशत्रु, और फिर इनके पुत्र उदयन, और इनके जो अंतिम शासक रहेंगे वो रहेंगे हमारे नागदश। जी हाँ, ये जो नागदश हैं इनकी हत्या की जाएगी किसके द्वारा, हमारे शिशुनाग के द्वारा, जो इनके एक दरबारी हैं। और इन्हीं के द्वारा फिर हमारा एक वंश और की स्थापना की जाती है जिसका नाम है हमारा शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश हमारा कहां से 412 से स्टार्ट करेंगे और 344 बीसी तक इनका साम्राज्य या इनका शासनकाल माना जाता है। इस बीच में जितने भी इनके वंशज आएंगे उनके बारे में हम आपको डिटेल से समझाने वाले हैं, क्योंकि याद रखिएगा नागदश जो था इनको हत्या करी थी किसने, शिशुनाग ने, जो कि इनका ही दरबारी था। तो इसने हमारा शिशुनाग वंश की स्थापना करी। और इनके पुत्र आएंगे फिर जिनका नाम है हमारा कालाशोक। और इनके अंतिम शासक रहते हैं हमारे नंदीवर्मन, और नंदीवर्मन की भी हत्या की जाएगी किसके द्वारा, जी हाँ महापदनंद के द्वारा हत्या की जाएगी। तो ये हमारा स्थापना करेंगे हमारा नंद वंश की। तो ये जो नंद वंश का शासनकाल माना जाएगा वो 344 बीसी से लेके हमारा 322 बीसी तक हमारा माना जाएगा। और इस समय पे हमारे जितने भी नंद वंश के शासक रहेंगे उनकी संपूर्ण जानकारी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो महानदपंद है महापद नंद है ना, इनकी ऐसा बताते हैं कि जो ये कालाशोक थे, कालाशोक इनकी पत्नी के साथ इनके अवैध संबंध थे, ऐसा बताया जाता है इतिहास के अंदर। और ऐसा माना जाता है कि जो महापद नंद थे ये नाई, मतलब इनके जो पिता थे वो नाई थे, तो ये नाई के वंश से बिलोंग करते हैं। इसीलिए नंद वंश को इतना ज्यादा महत्व मतलब प्राचीन भारत के शासनकाल में इतना महत्व नहीं दिया जाता, या जितनी रिस्पेक्ट या इज्जत दी जानी चाहिए थी उतनी नहीं मिलती, क्योंकि ये एक नाई के पुत्र थे। इनके कुल हमारे 8 पुत्र थे, जिनमें हम इनके अंतिम जो सबसे प्रसिद्ध या शक्तिशाली जो शासक रहे हैं इनके बेटे, इनका नाम था हमारा क्या, घनानंद। और ये अंतिम शासक थे हमारे नंद वंश के। इनके ही दरबार में हमारा चाणक्य थे। तो घनानंद ने चाणक्य का अपमान करके उनको राज्य से बाहर निकाल दिया था, जिस आवेश में आके, क्रोध के आवेश में आके अब जो चाणक्य हैं इनसे बदला लेना चाहेंगे। फिर चाणक्य किसका, चंद्रगुप्त मौर्य को
पाल पोस कर बड़ा करते हैं और एक सम्राट बनाते हैं, उनको योद्धा बनाते हैं और फिर घनानंद के साम्राज्य पर आक्रमण करते हैं और फिर कैसे वहां पर घनानंद को हराकर उनकी हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। कब? 322 से लेके 185 बीसी तक इनका टाइम पीरियड माना जाता है कि मौर्य शासनकाल इस बार में हमारा रहा। अगर मौर्य वंश को आप देखोगे तो इनकी स्थापना, मौर्य वंश की स्थापना या मौर्य साम्राज्य की स्थापना हमारा चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। इनके बाद इनके एक बेटे रहेंगे जिनका नाम है बिंदुसार। ध्यान रखिएगा, बिंबिसार और बिंदुसार में अंतर है। इसके बाद इनके बेटे आएंगे अशोक, यही द ग्रेट अशोका हैं, महान सम्राट अशोक, इनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। फिर इनके बेटे रहेंगे हमारे कौन? दशरथ। फिर हमारा कौन रहेगा? संप्रति। फिर आपका सलीशुक और फिर आपका आएगा हमारा ये आपका देववर्मन रहेंगे। फिर आपका सतधनवन और फिर आपका अंतिम शासक रहेगा हमारा मौर्य साम्राज्य का, जिनका नाम है हमारा क्या? बृहद्रथ। ये आपके अंतिम शासक माने जाते हैं। इसके बाद इन्हीं की हत्या की जाएगी, किसके द्वारा? तो एक बार देख लीजिए, हमारा फिर शुंग वंश की स्थापना होती है। पांचवा वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। शुंग वंश जो कि हमारा 185 से लेके 73 बीसी तक माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि पुष्यमित्र जो कि बृहद्रथ के सेनापति थे, उन्होंने ही उनको धोखा दे दिया, उनकी हत्या कर दी और एक नए साम्राज्य, नए वंश की स्थापना करी, जिनका नाम था हमारा क्या? शुंग वंश। तो पुष्यमित्र ने इनकी हमारा क्या करी? स्थापना करी। इनके फिर बेटे आएंगे अग्निमित्र, फिर आएगा वसुमित्र, फिर हमारे भद्रक, फिर आपका पुलिंदक, घोष, वज्रमित्र, आपका भागभद्र और फिर अंतिम जो इनके हमारे शुंग वंश के शासक माने जाते हैं वो देवभूति, ये अंतिम शासक माने जाएंगे। और इस देवभूति की हत्या की जाएगी किसके द्वारा? वसुदेव के द्वारा, जो कि इन्हीं के दरबार के मंत्री हैं। आप देख रहे हैं, जैसी करनी वैसी ही भरनी, यानी कि आप जैसा, वो कहते हैं ना, कबीरदास जी ने कहा है कि जब बोया पेड़ बबूल का तो अम्ब कहाँ ते खाए। मतलब कुल मिलाकर ये सबने एक दूसरे के साथ धोखा किया है, तो अंत में इनको भी धोखा ही प्राप्त हो रहा है। चलिए, इस प्रकार से हमारे वसुदेव ने क्या करा? ये वसुदेव हमारे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, तो ये हमारे इनके मित्र थे, मंत्री थे। तो इनकी हत्या करके बाद में इन्होंने कर्ण वंश की स्थापना करी, जिनका शासनकाल हमारा माना जाता है, या इस वंश का शासनकाल माना जाता है 73 बीसी से लेके 30 बीसी तक। जी हाँ, बीसी मतलब ईसवी पूर्व। फिर इनके बेटे आएंगे, नाम क्या है इनका? सुशर्मण। क्या नाम है? सुशर्मण इनके अंतिम शासक रहेंगे। और इसके बाद इनकी हत्या की जाएगी किसके द्वारा? शिमुक के द्वारा की जाएगी, जो कि सातवाहन वंश माना जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश या दक्षिण भारत का एक हमारा महत्वपूर्ण वंश था, जिसने हमारा उत्तर भारत पर आक्रमण किया और फिर इनकी हमारी हत्या कर दी। किसकी? सुशर्मण की। और हमारा शिमुक ने स्थापना करी हमारा सातवाहन वंश की। फिर इनके अंतिम जो हमारे जो उत्तराधिकारी रहेंगे वो हमारे रहेंगे यज्ञश्री सतकर्णी। और इनके बाद फिर हमारा कुछ छोटे मोटे वंश भी, इस बीच में हमको छोटे मोटे कुछ वंश भी दिखाई देंगे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे चेदी वंश के बारे में हम पढ़ेंगे, कुषाणों के बारे में पढ़ेंगे, हम पल्लव के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हमारा 9वां आएगा आपका गुप्त वंश। क्या आएगा? गुप्त वंश, क्योंकि ये 30 बीसी से लेकर 250 बीसी तक का काल माना जाता है हमारा किसका? सातवाहन वंश का। और इसके बाद फिर हमारे आते हैं यहां पर कौन? गुप्त वंश, क्योंकि श्रीगुप्त ने इनको हराकर यहां नए वंश की स्थापना करी थी, गुप्त वंश की, जो कि 250 से लेके हमारा 550 एडी तक, एडी मतलब ईस्वी तक माना जाता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा आप देख रहे हैं किस प्रकार से कालक्रम है। और इसी कालक्रम को हम देखते हुए आगे पूरा का पूरा प्राचीन भारत के जितने भी राजवंश हैं उनकी पूरी विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। मैं ये फिलहाल इसलिए आपको मैपिंग दे रहा हूं ताकि आपके माइंड में मैपिंग बन पाए कि आपको कैसे कैसे सारे के सारे राजवंशों को कवर करना है। तो श्रीगुप्त को पढ़ना है आपको। चंद्रगुप्त प्रथम, वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये चंद्रगुप्त प्रथम हैं, जो कि गुप्त वंश, वो मौर्य वंश और ये गुप्त वंश के हैं हमारे। फिर इनके बाद हमारा समुद्रगुप्त को पढ़ेंगे, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर आपका विक्रम आदित्य के बारे में पढ़ेंगे। ये वही विक्रम आदित्य हैं जिन आपने कहानी भी सुनी होंगी, विक्रम बेताल वाली कहानी सुना है ना, विक्रम बेताल की कहानी, तो ये वही हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर हमारे कुमारगुप्त की बात करेंगे, फिर स्कंदगुप्त की बात करेंगे, स्कंदगुप्त, ठीक है ना। और फिर इसके बाद हमारा बाल आदित्य, और फिर इनके अंतिम जो माने जाते हैं शासक, इनका नाम हमारा क्या है, भानुगुप्त। तो ये हमारे भानुगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा आपका गुप्त वंश का समाप्ति। और गुप्त वंश के बाद फिर हम जाएंगे नीचे दक्षिण भारत में, क्योंकि जिस बीच में ये हमारा शासनकाल चल रहा है उसी बीच में दक्षिण भारत में कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे राजवंश उभर रहे हैं, जिसमें आप कह सकते हो संगम काल आपको देखने को मिलेगा। 100 से लेके आपका 250 एडी तक मिलेगा, जिसको हम संगम काल प्रथम, संगम काल द्वितीय और आपका संगम काल तृतीय के नाम से भी हमारा जानते हैं। इस संगम काल के बाद ही एक 3 महत्वपूर्ण राजवंश दक्षिण भारत में देखने को मिलेंगे आपको, जिसमें से आपका चेर वंश आपको मिलेगा, पांड्य वंश मिलेगा और आपका चोल वंश आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर हम बात करेंगे आने वाले टाइम में तो हम कश्मीर साम्राज्य की बात करेंगे, जो कि हमारा कितना, हमारा 7 एडी से लेके हमारा कब तक रहेगा, ये हमारा शताब्दी आप लिख लीजिएगा प्लीज, इसको शताब्दी लिख लीजिएगा इसको, कि 7वीं शताब्दी से लेके 8वीं शताब्दी तक की हम यहां पर हमारी बात करने वाले हैं। कब से कब तक की, 7वीं शताब्दी से लेके हमारा 8वीं शताब्दी तक की हम बात करेंगे। और इसमें हमारे कश्मीर साम्राज्य के अंदर नए नए वंश आए थे। 5 वंश प्रमुख कश्मीर साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला क्या रहेगा, हमारा क्या, काकोट, क्या रहेगा, काकोट के बारे में पढ़ेंगे, काकोट वंश। फिर आपका उलपल वंश, फिर आपका आएगा पर्वगुप्त वंश, फिर आपका लोहार वंश, और फिर आपका अंतिम रहेगा जैनुल आबदीन वंश। तो ये 5 प्रमुख वंश हम आपके कश्मीर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद आएगा हमारा कौन सा, चोल वंश, जी हाँ, या चोल साम्राज्य। क्या आएगा हमारा, चोल साम्राज्य आएगा। तो प्लीज याद रखिएगा, वो चोल वंश अलग है और ये चोल साम्राज्य अलग है, ध्यान रखिएगा। हालांकि ये उसी से संबंधित माना जाता है, ऐसा बोलते हैं कि 2.0 है, मतलब स्टार्टिंग वहां से होती है, लेकिन उसके बाद जो पुनर्जीवित हो उठते हैं, फिर हमारे चोल साम्राज्य का स्थापना होती है। दक्षिण भारत का ये महत्वपूर्ण हमारा साम्राज्य था, जो कि 9वीं से लेके 12वीं शताब्दी तक विस्तृत हुआ। इसमें हमारा सबसे प्रमुख राजा हम पढ़ेंगे राजराज प्रथम, फिर पढ़ेंगे दूसरा हमारा राजेंद्र प्रथम, फिर आपका अधिराजेंद्र, और फिर आपका कुलोत्तुंग प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद फाइनली हम आ जाएंगे पूर्व मध्यकालीन भारत पर, यानी कि मध्यकाल से पहले का जो भारत है, इसको हम देखते हैं 750 से लेके 1200 ईस्वी तक। इसी को आप या तो ये कह सकते हो कि सामंतवादी जो व्यवस्था थी वो इसी काल में, पूर्व मध्यकाल में हमारी विकसित होती है। और जैसे ही सामंतियों का मतलब आगमन होता है, इसी को हमारा कहते हैं पूर्व मध्यकाल। और इसके बाद आएंगे हमारे फिर मतलब ये विदेशी आक्रमण करने वाले, जैसे कि अरबी, ईरानी, ये लोग आक्रमण करेंगे भारत पे, और इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा मध्यकाल। तो उससे पहले हमारा इसी को क्या कहते हैं, सामंतवादी युग भी कहते हैं, और इसी को हमारा राजपूत काल भी कहते हैं, क्योंकि इस समय राजपूताना शक्ति का विस्तृत, या फिर ऐसा कहते हैं उद्भव हुआ था, राजपूतों का उदय हुआ था यहीं से। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम प्राचीन भारत के जो प्रमुख राजवंश हैं उनमें कैसे कैसे हम एक एक करके सारे के सारे राजवंशों को हम पढ़ेंगे। यहां से लेके आप यहां तक देखेंगे तो हम पहले 9 वंशों के बारे में जानेंगे, और फिर हमारा किसके बारे में, संगम काल के बारे में जानेंगे, फिर आपका कश्मीर साम्राज्य के बारे में जानेंगे, और फिर फाइनली हमारा जानेंगे चोल साम्राज्य और आपका पूर्व मध्यकालीन भारत। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करा करो, वीडियो को लाइक करा करो, और आप हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करा करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।